हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के न्यूज़ और मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम बीते सप्ताह में जो भी महत्वपूर्ण खबरें रहती हैं उससे जुड़े हुए कुछ सवालों को मानचित्र पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले सेशन में आपसे पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। हालांकि कई लोगों ने उसका जो जवाब दिया है सही दिया है, लेकिन आज हम इसका डीप एनालिसिस इसमें कर लेंगे। सवाल आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ऑप्शन नर्मदा, महानदी, रिहंद और सोन। तो आपको बताना है सही कूट का चुनाव करके कि कौन कौन सी नदियां उस कूट में शामिल होंगी। पहला, केवल 1, 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 2 और 4। तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इसके उत्तर पर आएंगे। अमरकंटक की पहाड़ियों की बात की गई है, तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये वाले एरिया में मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है ये। ठीक, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये निकल रही है नर्मदा नदी, ठीक, और दूसरी यहाँ पर है सोन नदी। ये दोनों ही नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल रही हैं, यानी कि नर्मदा और सोन। और ये दोनों ही जो क्षेत्र हैं ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। जो बाकी की दो नदियां हैं महानदी और रिहंद, तो दोनों ही नदियां छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इस एरिया में आपको यहाँ पर महानदी का एरिया दिख जाएगा। ठीक, तो इस सवाल का सही जवाब पहला और चौथा किस में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। केवल 1 और 4 दोनों ही नदियां अमरकंटक पहाड़ियां से निकलती हैं। अब बढ़ें आज के सेशन के पहले सवाल की तरफ और उससे जुड़ी जो खबर है उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। खबर क्या है? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसे हम डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नाम से जानते हैं, वहां पर संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन यानी MONUSCO के सदस्यों द्वारा देश के पूर्वी हिस्से में एक सीमा चौकी पर गोलीबारी में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। अब सवाल इससे क्या बना? सवाल है निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व की सबसे लंबी झील का नाम है तंगानिका झील से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और मलावी। आपको सही कूट का चयन करके उत्तर देना है। तो कौन कौन से देश सीमा साझा कर रहे हैं इसको देख लें, झील कहाँ पर है इसको देख लें। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत जो तंगानिका झील है ये मौजूद है और इससे जो देश अपनी सीमा साझा कर रहे हैं उसमें बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC, ये देश सीमा साझा कर रहे हैं। और विश्व की सबसे लंबी झील तो है ही, यहाँ सवाल में ही लिख दिया गया है, तो आपको एक फैक्ट ये भी पता चल गया। अब यहाँ जो नहीं साझा कर रहा वो है मलावी, तो मलावी इसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा। इसके हिसाब से 1, 2 और 3 जिसमें आपको मिलेंगे, यानी ऑप्शन सी में ये विकल्प इसका सही है। अब इससे जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी कुछ और मैप्स में दी हुई है। लोकेशन देखेंगे तो जो इसकी लोकेशन है ये रिफ्ट वैली के अंतर्गत आती है, खासकर वो रिफ्ट जो यहाँ से शुरू होता है और कुछ इस तरह से चलता है। रिफ्ट वैली के बारे में आप जानते हैं, ये यहाँ तक है। रिफ्ट वैली के बारे में आप जानते हैं भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटियों का निर्माण कब होता है? जब प्लेटों का संचरण एक दूसरे के विपरीत हो जाए। कौन सी प्लेटें? जो यहाँ पर पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ज्वालामुखी प्रक्रियाएं और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। उसी की वजह से ये घाटी भी निर्मित हुई है। तो ये जो झील है ये उसी का एक उदाहरण है। यहाँ पर देखें कुछ और झीलों के नाम, तो यहाँ पर है तंगानिका झील, ठीक, उसके यहाँ पूर्व में है लेक विक्टोरिया, कई बार इनके भी नाम आ जाते हैं। विक्टोरिया झील के कुछ उत्तर पूर्व की तरफ यहाँ पर मौजूद है लेक तुर्काना, ठीक, और विक्टोरिया झील के दक्षिण में यहाँ पर मौजूद है लेक मलावी। ठीक है, कुछ अतिरिक्त जानकारी इससे जुड़ी। और सही जवाब आपने देख ही लिया है इस सवाल का कि ऑप्शन सी सही जवाब है, यानी मलावी इसमें शामिल नहीं है, इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। बढ़ें अगले सवाल और अगली खबर की तरफ। खबर 2 है। इन दिनों बाल्कन देशों कोसोवो और सर्बिया के बीच लाइसेंस प्लेट्स को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से कोसोवो 14 साल पहले अलग हो गया था। दूसरा, हाल ही में कजाकिस्तान ने सड़क परिवहन के जरिए कोयले के आयात को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देशों के नाम दिए हैं और उनकी विशेषता दी है, बताना है कि कौन से सही हैं। तो पहला दिया हुआ सैन मैरिनो,
और विशेषता केवल एक देश से भू आबद्ध, दूसरा सर्बिया भू आबद्ध लेकिन 8 देशों के साथ सीमा साझा। आगे दिया है कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आबद्ध देश। तो इनको एक एक करके देखें। सैन मारिनो क्या केवल एक देश से भू आबद्ध है या नहीं? तो सैन मारिनो की लोकेशन यहां पर है, इटली वाले क्षेत्र में, और ये चारों ही ओर से इटली से घिरा हुआ है। ठीक, तो यानी ये एक भू आबद्ध देश है जो एक ही देश से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये वाला विकल्प सही है। सर्बिया को देखें, 8 देशों के साथ इसकी सीमा साझा हो रही है, नहीं। हाँ, ये बात सही है कि एक लैंडलॉक कंट्री दिख रहा है। यहाँ है हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना और क्रोएशिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी ये वाली बात भी सही हो गई कि 8 देशों के साथ सीमा भी साझा कर रहा है और भू आबद्ध भी है। अब बात करें कजाकिस्तान की कि सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है या नहीं, तो ये है कजाकिस्तान और ये भी चारों ओर से भू आबद्ध ही है। यहाँ पर आपको कैस्पियन सी दिखेगा, लेकिन कैस्पियन सी भी अपने आप में एक लैंडलॉक्ड जो जल क्षेत्र है, चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। कहीं भी ये जो जल स्रोत है किसी और से नहीं जुड़ा। इसको कैस्पियन सागर जरूर कहते हैं, लेकिन ये एक लेक के रूप में देखा जाता है। तो कजाकिस्तान भी सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है, ये बात सही है। ठीक, तो इसमें कौन से युग्म सही है? यानी सभी तीनों ही युग्म सही सुमेलित हैं। ठीक, चलिए अगली खबर। हाल ही में चीन ने अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के ऐतिहासिक दौरे को बेहद खतरनाक कहा है या करार दिया है। सवाल, ताइवान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भूमध्य रेखा ताइवान के बीच से होकर गुजरती है। दूसरा, पेंगहू द्वीप समूह ताइवान के पूर्व में पड़ता है। और तीसरा, लुजोन जल संधि ताइवान को चीन की भूमि से अलग करती है। कितने कथन सही हैं? यानी यहाँ ये नहीं बताना है कि पहला सही दूसरा सही, आपको ये बताना है कि कितने कथन सही है। मान लीजिए ये 2 सही है तो 2 कथन या 1 कथन, जैसे सवाल इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए थे। एक एक करके देखें। तो भूमध्य रेखा ताइवान के बीच से होकर गुजरती है, नहीं। एक रेखा है जो ताइवान के बीच से होकर गुजरती दिख रही है, लेकिन ये भूमध्य रेखा नहीं है, ये है कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा गुजर रही है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है पेंगहू द्वीप समूह ताइवान के पूर्व में है। तो पेंगहू द्वीप समूह यहां पर है, ये वाला ताइवान के पूर्व में इधर होना चाहिए, लेकिन ये पश्चिम में है। ठीक, यानी ये भी गलत है। अगला, लुजोन जल संधि को देख लें कि ये ताइवान को चीन की भूमि से अलग कर रही है, नहीं। तो लुजोन स्ट्रेट ये है, ताइवान ये है, लुजोन स्ट्रेट ये है, और ये जो जल क्षेत्र है ये अलग किसको कर रहा है? ताइवान और फिलीपींस को, ना कि ताइवान और चीन को। ताइवान और चीन को जो अलग कर रही है वो है ताइवान स्ट्रेट या ताइवान जल संधि। तो ये वाला जो कथन है ये भी गलत हो गया। कितने कथन सही हैं? उपर्युक्त में से कोई नहीं, तीनों ही कथन गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़े अगले सवाल की तरफ और अगली खबर। तो खबर क्या है? बीते दिनों सऊदी विरासत आयोग ने रियाद के दक्षिण पश्चिम में अल रुब अल खाली के किनारे स्थित अल फौ की साइट पर पुरातात्विक खोज किए जाने की पुष्टि की है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन के लिए लागू युद्ध विराम समझौते को अब 2 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। सवाल क्या है? सवाल कहता है पश्चिम एशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, रुब अल खाली मरुस्थल या फिर इसको रब अल खाली मरुस्थल भी कहते हैं, पूरी तरह से सऊदी अरब में है। दूसरा स्टेटमेंट, सोकोत्रा द्वीप का संबंध ओमान से है। और तीसरा, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रांत है। बताना है कौन से कथन सही है। एक एक करके देखेंगे। पहले देखें, रबल खाली मरुस्थल पूरी तरह से सऊदी अरब में है या नहीं है। सऊदी अरब का ये वाला क्षेत्र है जो आपको दिख रहा है, और रबल खाली या रुबल खाली मरुस्थल ये है जो कि केवल सऊदी अरब में ना होकर के यमन, ओमान और यहाँ यूएई के क्षेत्रों में भी मौजूद है। यानी कह सकते हैं लगभग 4 देशों के साथ मौजूद है ही। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। दूसरा, सोकोत्रा द्वीप का संबंध ओमान से है, इसको देखें। तो सोकोत्रा द्वीप यहां पर है और इसका संबंध ओमान से ना होकर के यमन के साथ है। यमन, ओमान यहां पर पड़ेगा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है।
और तीसरा देखें अबू धाबी यूएई का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रांत है या नहीं। तो ये बात सही है, ये अबू धाबी जो अलग अलग प्रांतों में विभाजित है जिनको हम एमिरेट्स के नाम से जानते हैं, नाम ही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि एमिरेट्स को मिलाकर के बना हुआ एक यूनाइटेड यानी कि संगठित क्षेत्र। तो अबू धाबी सबसे बड़ा है, ये बात सही है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ना होकर दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या मौजूद है दुबई में। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट हुआ तीसरा, ये सही हो जाएगा। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन डी, केवल 3। ठीक, चलिए अगली खबर। अफ्रीका के बाहर स्पेन और ब्राजील में मंकी पॉक्स से होने वाली पहली मौत दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अपडेटेड मैरीटाइम डॉक्ट्रिन को मंजूरी देने वाले एक आदेश पत्र यानी कि डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं जो देश की तटीय सीमाओं को रेखांकित करता है। और नाटो और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस सबसे बड़े खतरे के रूप में सूचीबद्ध करता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो खबरें हैं इनका भी एक बहुत विशेष महत्व है। सवालों में कई बार केवल खबर को लेकर ही चर्चा कर दी जाती है, इस बार काफ़ी सारे ऐसे सवाल देखने को मिले हैं। तो आपको ये भी आइडिया थोड़ा सा बना रहे कि विश्व के मानचित्र पर जहां हम नज़र डाल रहे हैं वहां पर खबरें किस तरह से चल रही हैं, किस देश में संक्रमण हो रहा है, किस देश में युद्ध हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं। तो अब सवाल देखें, इसके हिसाब से निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला दिया है जल संधि, उसके आगे दिए हैं देश। जल संधियां कौन सी हैं? बाबल मंदेब, आगे यमन इरिट्रिया, दूसरी जिब्राल्टर, उसके आगे स्पेन मोरक्को, उसके बाद बेरिंग, आगे दिया है रूस और जापान। बताना है कि उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो बाबल मंदेब को देखिए, यमन और इरिट्रिया से जुड़ती है नहीं। ये है बाबल मंदेब, यहाँ लाल सागर, ये यमन, ये ओमान। ठीक, ये है अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी से लाल सागर तक बढ़ने के लिए बीच में मिलेगी हमें बाबल मंदेब जल संधि। ठीक, तो यमन, यहाँ जिबूती, यहाँ इरिट्रिया, इरिट्रिया क्षेत्र ये वाला है यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले एरिया में, यहाँ है सोमालीलैंड और फिर सोमालिया। तो ये बात सही है कि यमन और इरिट्रिया से इसका संबंध है और इन दोनों क्षेत्रों को अलग भी करती है। आगे जिब्राल्टर, स्पेन और मोरक्को, इसको देखें तो जिब्राल्टर यहाँ पर है, ये वाली स्ट्रेट। ठीक, ये है स्पेन और ये है मोरक्को। तो ये बात सही है कि जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को अलग करती है और जोड़ती किसको है? भूमध्य सागर को यहाँ अटलांटिक महासागर के साथ। तो जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये सही है। अगला कहा गया है बेरिंग जल संधि, किसको? रूस और जापान को। इसको देखें तो बेरिंग है यहाँ पर, ये वाली ये एरिया बेरिंग जल संधि है, लेकिन ये रूस और जापान को नहीं बल्कि रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती है। ठीक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो क्या पूछा गया है? उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म पूछा गया है, तो केवल एक युग्म सुमेलित नहीं है क्योंकि दो युग्म यहां पर सुमेलित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगली खबर। रूस की नाकाबंदी के बाद यूक्रेन के अनाज को विश्व बाजारों में ले जाने वाला पहला जहाज तुर्की या फिर जिसको तुर्की के नाम से जानते हैं, तुर्की के इस्तांबुल पहुंच गया है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ऐसी एक संधि यूनाइटेड नेशंस की मदद से की गई थी जिसमें तुर्की शामिल था और यूक्रेन और रूस इन दोनों ने आपस में समझौता नहीं किया था बल्कि यूनाइटेड नेशंस और तुर्की के साथ समझौते किए थे। उसी के बाद ये अनाज का एक जहाज पहुंचाया गया है। सवाल क्या है? बढ़ते युद्ध के मद्देनजर एक व्यक्ति केवल लैंड बॉर्डर का उपयोग करके यूक्रेन से तुर्की की यात्रा करना चाहता है। अब वो रूस नहीं जाना चाहता, वो कहाँ जाना चाहता है? तुर्की। यात्रा के क्रम में वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुर्की जाने के लिए वह कम से कम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उसकी यात्रा के क्रम में निश्चित रूप से पड़ेगा? ऑप्शन मोल्डोवा, सर्बिया, ग्रीस या फिर बुल्गारिया। देखें मैप में तो ये है यूक्रेन का क्षेत्र, इसके दक्षिण में है उसका ये क्रीमिया वाला क्षेत्र जिसको रूस ने इस समय कब्जा कर लिया है एक तरह से। ये है ब्लैक सी यानी काला सागर, वो जल मार्ग से नहीं आना चाहता, वो स्थल मार्ग से आना चाहता है। यहाँ पड़ेगा रूस और जॉर्जिया और फिर मिलेगा यहाँ पर तुर्की। ठीक, तो इसमें जो विकल्प है हम उनके हिसाब से चलेंगे। विकल्प में मोल्डोवा,
सर्बिया, ग्रीस और बुल्गारिया 4 देशों के नाम हैं, यानी इनके नाम रूस और जॉर्जिया का शामिल नहीं है, यानी इस वाले क्षेत्र से आ सकता है। मोल्डोवा यहाँ पर है, यूक्रेन का क्षेत्र यहाँ तक है, तो मोल्डोवा जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब वह बढ़ेगा तो उसको यहाँ रोमानिया मिलेगा, उसके आगे बुल्गारिया मिलेगा और उसके बाद वो यहाँ पहुँच सकता है। ठीक, इनमें विकल्पों में अगर हम देखें तो रोमानिया नहीं दिया है, बुल्गारिया दिया है, तो बुल्गारिया से होकर के उसको निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा। ठीक, इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी यानी बुल्गारिया। अगर ग्रीस और सर्बिया को भी देख लें तो ग्रीस यहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र है ग्रीस का, सर्बिया का क्षेत्र यहाँ है, तो यहाँ पर ना जाए बिना भी बुल्गारिया उन विकल्पों में दिया ऐसा विकल्प है जहां से उसको होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगली खबर। हाल ही में आसियान की हुई बैठक में म्यांमार को हिंसा खत्म करने और राजनीतिक कैदियों को और अधिक फांसी न देने की चेतावनी दी गई, यानी और अधिक अब राजनीतिक कैदियों को फांसी न दी जाए। सवाल क्या है? आसियान देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसियान के केवल 2 देश ही भू आबद्ध हैं। दूसरा कथन, म्यांमार 3 आसियान देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं, देखें दोनों ही विकल्पों को। तो आसियान के केवल 2 देश भू आबद्ध हैं या नहीं, तो यहाँ मैप में हमें दिख जाएंगे कि कौन कौन से देश आसियान के हैं। ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया और वियतनाम। स्टेटमेंट में कहा गया है कि 2 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, तो 2 देश नहीं है, केवल एक ही देश है लाओस जो कि भू आबद्ध है। ठीक, यहां आपको दिख रहा है ये लैंडलॉक्ड है। ठीक, तो जो स्टेटमेंट कहता है पहला ये गलत है। दूसरा, म्यांमार 3 आसियान देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार की लोकेशन आपको दिख रही है ब्लू कलर से, और ब्लू कलर वाले जितने भी देश हैं ये सभी आसियान देश हैं। म्यांमार यहाँ पर है, और 3 देशों की बात है, ये केवल लाओस के साथ सीमा साझा कर रहा है यहाँ पर, और आगे थाईलैंड के साथ, क्योंकि थाईलैंड यहाँ जाकर सीमा थाईलैंड की आ जाती है और आगे थाईलैंड रहता है। ठीक, यहाँ तक थाईलैंड है, उसके आगे ये वाला हिस्सा मलेशिया का आ जाता है, और ये है म्यांमार का हिस्सा यहाँ तक। तो केवल 2 देश हैं जिसके साथ ये सीमा साझा कर रहा है, यानी ये वाला गलत है। पूछा है कौन सा या कौन से कथन सही है, तो ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगली खबर। रेगजनेस प्रायद्वीप पर फेग्राडेल्फियल पर्वत के पास हाल ही में भूकंपीय गतिविधियां देखी गई। कौन सा पर्वत है? फेग्राडेल्फियल। नाम थोड़ा नया लग सकता है, याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, खबर में इसी से संबंधित है। आगे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ ज्वालामुखियों के नाम और कुछ देशों के नाम जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज्वालामुखी कौन से हैं? फ्यूगो, मेरापी, फेग्राडेल्फियल, एटना और पिनाटुबे। देश कौन से हैं? फिलीपींस, आइसलैंड, इटली, इंडोनेशिया और ग्वाटेमाला। आपको बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर इनको सुमेलित करेगा, यानी कौन सा विकल्प किससे सुमेलित होगा। तो चाहे तो हम पहले मिला लें या फिर मैप में देखकर मिला लें। ठीक, चलिए अच्छा मैप में देख लेते हैं फिर मिलाते हैं। पहले देखेंगे फ्यूगो को कि ये कहाँ है। तो फ्यूगो है यहाँ, किस देश का मैप है ये? ग्वाटेमाला का। इसको मिला देंगे, पहले का 5वां। फिर देखें मेरापी, मेरापी कहाँ पर है? मेरापी है यहाँ, ये जावा वाले आइलैंड पर, यानी इंडोनेशिया। ये मिलेगा 4 से। उसके बाद फेग्राडेल्फियल, इसको देखें, ये दरअसल संबंधित है आइसलैंड से, और आइसलैंड के इधर दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में मौजूद है, तो ये यहाँ हो जाएगा। उसके बाद एटना और पिनाटुबे, इनको देख लें। एटना आपको पता ही है इटली में है, यहाँ माउंट एटना, और इटली के किस द्वीप में है? सिसिली द्वीप में, पूछा जा सकता है। डी का तीसरा। उसके आगे पिनाटुबे, एक ही बचा भी है लेकिन मैप में भी देख लें, ये है पिनाटुबे या पिनाटुबो, यहाँ पर फिलीपीन से संबंधित है, पिनाटुबो।
तो सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है इस मैच के हिसाब से। चलिए अगली खबर। हाल ही में पुदुचेरी के स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि पुदुचेरी में कोरोना के मामलों में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। सवाल क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चूंकि पुदुचेरी से जुड़ी खबर है इसलिए उससे जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है, खासकर केंद्र शासित प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए। सवाल है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दादरा एवं नगर हवेली दमन और द्वीप के दक्षिण में स्थित है। माहे पुदुचेरी का उत्तरतम जबकि कराईकल दक्षिणतम क्षेत्र है। माहे के अलावा पुदुचेरी के अन्य 3 क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। आपको बताना है कि कितने कथन सत्य हैं, यानी ये नहीं बताना है कि 1 2, वही वाला उसी तरह का सवाल है, यानी कितने कथन 1 2 या 3। ठीक, तो पहले देखें दादरा एवं नगर हवेली दमन और द्वीप के दक्षिण में है या नहीं। तो दादरा और नगर हवेली ये है, नाम यहां लिखा हुआ है, लोकेशन ये है। दमन और द्वीप ये वाला और ये वाला, तो दादरा और नगर हवेली इसके दक्षिणी क्षेत्र में आ जाएगा। वैसे ऐसे नहीं देखना है कि इसके तो पश्चिम पूरब में हो रहा है, ठीक, ऐसे नहीं, उत्तर और दक्षिण का केवल क्रम देखना है। ठीक, अगला माहे पुदुचेरी का उत्तरतम जबकि कराईकल दक्षिणतम क्षेत्र है। इसको देखें तो माहे है यहां जो कि पुदुचेरी का हिस्सा है, इसका उत्तरतम कहा गया है। ठीक, जबकि कराईकल दक्षिणतम क्षेत्र है। तो कराईकल वाली बात सही है, ये तो दक्षिणतम है, लेकिन अगर हम इसका उत्तरी क्षेत्र देखेंगे तो वो यनम है जो कि यहां आएगा। ठीक, तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। अगला, माहे के अलावा पुदुचेरी के अन्य 3 क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो माहे के अलावा 3 क्षेत्र पूर्वी तट पर स्थित तो हैं, लेकिन माहे स्थित नहीं है। यानी सवाल का सेंस अगर हम निकालें तो ये कह रहा है कि माहे के अलावा, माहे भी स्थित है, उसके अलावा 3 और स्थित हैं। तो माहे इसके पश्चिम में स्थित है। सवाल का ये सेंस निकालते हुए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कि माहे इसके पश्चिम में है, बाकी इसके पूर्व में है। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पूछा कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 1 कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली खबर। हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का फैसला 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में किया गया था। सवाल क्या है? सवाल थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा लेकिन है बहुत आसान। इसमें ABCD ये सभी अलग अलग टाइगर रिजर्व के भ्रमण पर गए हैं, ये चारों दोस्त हैं। ठीक, लेकिन ये सभी राजाजी टाइगर रिजर्व में मिलना चाहते हैं ताकि ये एक साथ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें। जब उन्होंने ऐसा करने का फैसला लिया तब ए जो है वो सह्याद्री टाइगर रिजर्व में था, बी सरिस्का में, सी कवाल टाइगर रिजर्व में और डी कान्हा टाइगर रिजर्व में था। अब वे अपने अपने टाइगर रिजर्व से राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर यात्रा करते हैं। इस आधार पर कूट देखिए, कूट क्या कहता है। ए सबसे पहले जबकि बी सबसे अंतिम में पहुंचेगा, बी सबसे पहले जबकि ए सबसे अंतिम में पहुंचेगा, इसी तरह सी सबसे पहले जबकि ए सबसे अंतिम में पहुंचेगा और डी सबसे पहले जबकि बी सबसे अंतिम में पहुंचेगा। पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसको इजी करते हैं। पहले चारों विकल्पों को लिख लेते हैं। पहला क्या है? ए है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, और ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। अगला बी है सरिस्का में, सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में। सी कवाल टाइगर रिजर्व में है, ये कहाँ है? तेलंगाना में। और डी कहाँ है? डी है कान्हा टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब हम इसकी लोकेशन मिलाएंगे और इनको जाना कहाँ है? राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है। ठीक, पहुंचाते हैं इनको। तो राजाजी टाइगर रिजर्व यहां है। ठीक, अब जो सबसे कम दूरी पर है वो है सरिस्का, ये यहां पर। ठीक, उसके बाद उससे कुछ अधिक दूरी पर है कान्हा टाइगर रिजर्व, उसके बाद कवाल टाइगर रिजर्व और सबसे अधिक दूरी पर है सह्याद्री। तो सह्याद्री में जो दोस्त होगा वो सबसे देर में पहुंचेगा
और सरिस्का में जो होगा वो सबसे जल्दी पहुंचेगा। देखें, सह्याद्री में है ए और सरिस्का में है बी। ठीक, सरिस्का में बी है, तो बी सबसे पहले पहुंचेगा जबकि ए सबसे अंतिम में पहुंचेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये सवाल दरअसल इस तरह से फ्रेम किया हुआ है कि आपको एटलीस्ट इसके बारे में कुछ जानकारी हो। तो टाइगर रिजर्व आपको कहीं भी मिले तो उनकी लोकेशन जरूर देखिए कि किस राज्य में है। उत्तरी राज्य के हिस्से में, राज्य के उत्तरी हिस्से में है, दक्षिणी हिस्से में, इस हिसाब से इस तरह के सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ें। भारी बारिश के कारण भवानी सागर जलाशय और निचले भवानी बांध के जल स्तर में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। सवाल क्या है? सवाल कहता है दक्षिण भारत की निम्नलिखित झीलों या जलाशयों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन भवानी सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर या फिर लिंगन मक्की सागर। तो आपको सही उत्तर चुनना है। इनको देखें मैप में, सबसे ऊपर है निजाम सागर, ठीक, उसके बाद नागार्जुन सागर, उसके बाद लिंगन मक्की सागर और सबसे अंतिम में है भवानी सागर। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, यानी ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और एक ये चौथे नंबर पर, यानी 2, 3, 4 और 1 यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। सबसे नीचे भवानी सागर, ठीक है, तो चौथे नंबर पर है। चलिए अगली खबर। निर्वनीकरण को ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताते हुए हाल ही में एक अध्ययन में वन आवरण और देशों के आर्थिक विकास के बीच सहसंबंध को रेखांकित किया गया है। सवाल क्या बना इससे? भारतीय वनस्पतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनस्पतियां हैं और वनस्पतियों का जिक्र हमेशा ही रहता है सवालों के घेरे में। पहला स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति केवल भारत के उत्तर पश्चिमी भाग तक ही सीमित है। यहां पर केवल को भी ध्यान रखना है आपको। अगला, उत्तर पूर्वी भारत में केवल उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और अल्पाइन वन पाए जाते हैं। उसके बाद शुष्क शीतोष्ण वन भारत के केवल 3 राज्यों में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, यानी कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, तीनों कथन या सभी कथन गलत हैं। पहले देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति क्या भारत के केवल उत्तर पश्चिमी भाग तक ही सीमित है या नहीं? तो ये कौन से हैं? ट्रॉपिकल थ्रोन के नाम से लिखा हुआ है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति जो गुलाबी रंग से आपको दिख रहा है, यानी कि ये वाला क्षेत्र, ये तो केवल उत्तर पश्चिमी भाग तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये तो यहां भी दिख रहा है मध्य दक्षिण भाग में, दक्षिण मध्य भाग में। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा, उत्तर पूर्वी भारत में केवल उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन और अल्पाइन वन पाए जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वन की बात कर रहा है और अल्पाइन की बात कर रहा है। तो जो ऑरेंज कलर से आपको इसमें दिख रहा है वो पूरे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस यानी नम पर्णपाती वन है, ये वाले। तो केवल उत्तर पूर्व में तो नहीं है, यहाँ पूर्वी भारत में है, मध्य भारत में भी है। अल्पाइन को भी देखेंगे तो अल्पाइन का क्षेत्र भी आपको अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में दिखाई देगा। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तीसरा, शुष्क शीतोष्ण वन भारत के केवल 3 राज्यों में पाए जाते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ड्राई टेम्परेट तो यहाँ भी है, कुछ यहाँ मौजूद है सिक्किम वाले क्षेत्र के पास, या फिर जो उत्तरी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है वो, और कुछ यहाँ भी क्षेत्र में मौजूद है अरुणाचल प्रदेश और असम के पास। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो सही जो उत्तर होगा वो निकलेगा सभी कथन गलत हैं, यानी तीनों ही कथन सही नहीं है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगली खबर और अगले सवाल की तरफ। खबर कहती है कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की केंद्रीय संचालन समिति ने हाल ही में घोषणा की है कि वह इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी। सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सहायक नदी दी है और जो मुख्य नदी है उसका भी नाम है। सोनार किसकी सहायक है? गंडक की। बिरमा सोन की, कौरियाल घाघरा की और साल गोमती। आपको बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहले देखें तो कौरियाल नदी यहां पर जो कि घाघरा की सहायक नदी है यह हमें दिख रहा है, यानी कौरियाल और घाघरा ये सही है।
उसके आगे बढ़े। दूसरी साल नदी, ये है, ये किसकी सहायक दिख रही है? गोमती नदी की। साल नदी गोमती नदी की सहायक नदी, ये भी सही हो गया। बाकी अब देखिए सुनार और बिरमा नदी को, तो बिरमा नदी यहां पर आपको दिखेगी ये, और ये आगे जाकर बेतवा से मिलती है और बेतवा जाकर यमुना से मिलती है। कई जगहों पर इसको सीधे यमुना से जोड़ करके दिखाया गया है। तो जो बिरमा नदी है, यहाँ सोन लिखा हुआ है तो ये गलत है, ये हम कह सकते हैं बेतवा। ठीक, और सुनार को देखें तो सुनार नदी ये यहाँ पर है, जो कि केन की सहायक नदी है। ठीक, और आगे जाकर ये भी फिर यमुना नदी में केन नदी जाकर मिल जाती है, तो ये वाला गलत है। तो यह बताना है कि कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है। चूंकि युग्मों के नाम भी दे दिए हैं तो केवल तीसरा और चौथा ही सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए अब आते हैं यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के एक प्रश्न की, जिसकी बात करेंगे। ये भी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के जो सवाल पहले पूछे गए हैं उनका भी अभ्यास आपको होता रहे। सवाल क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदियों के नाम दिए हैं और में जाकर मिलती है, यानी कहाँ जाकर मिलती है। मेकोंग अंडमान सागर, थेम्स आयरिश सागर, वोल्गा कैस्पियन सागर और जाम्बेजी हिंद महासागर। आपको बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं। एक एक करके देख ले कि मेकोंग नदी अंडमान सागर में गिरती है, नहीं, मेकोंग नदी यहां पर आकर गिर रही है, और ये अंडमान सागर नहीं है, ये दक्षिण चीन सागर है। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है। आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा इसको, लेकिन अभ्यास के लिए जरूरी है। उसके बाद थेम्स नदी कहा गया है आयरिश सागर में गिरती है। ये है थेम्स नदी या टेम्स नदी, जो कि यूनाइटेड किंगडम की महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नदी है और ऐतिहासिक नदी है। इस पर कई सारी बातें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं। ये गिरती है नॉर्थ सी में, ना कि आयरिश सी में। ठीक, ये भी गलत है, तो लिख देते हैं। उसके बाद वोल्गा कैस्पियन सागर और जाम्बेजी हिंद महासागर, इन दोनों को एक साथ देख लें। तो वोल्गा नदी ये है, जो कि कैस्पियन सागर में गिर रही है, सही है। जाम्बेजी ये है, जो कि मोजाम्बिक चैनल, जो कि हिंद महासागर का ही हिस्सा है, इसमें गिरती है। तो इन दोनों को हम सही मान करके चलेंगे। वोल्गा और जाम्बेजी सही है। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें तीसरा और चौथा, तीसरा चौथा कहाँ दिख रहा है आपको? ये, ठीक, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अब देखें एक अभ्यास प्रश्न जिसका आपको जवाब देना है। अभ्यास प्रश्न क्या कहता है? काला सागर से अपनी सीमा साझा करने वाले निम्नलिखित देशों को वामावर्त दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, जॉर्जिया, बुल्गारिया, रोमानिया, रूस और यूक्रेन। उसके नीचे क्या दिया है? निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस सवाल का सही जवाब आपको बताना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में इस सवाल के जवाब के साथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों और उनसे जुड़े सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।